अध्याय 19 इमैनुअल कांट। सोफी अब दर्शन के ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां अनुभववाद और तर्कवाद दोनों का गहरा मेल देखने को मिला। यह अध्याय उसे इमैनुअल कांट से परिचित कराता है, वह दार्शनिक जिसने पश्चिमी विचारधारा की दिशा ही बदल दी। कांट ने लगभग पूरी जिंदगी जर्मनी के शहर कोनिग्सबर्ग में बिताई। वे कभी दूर यात्रा पर नहीं गए, लेकिन उनकी सोच ने पूरे यूरोप को हिला दिया। वे बहुत अनुशासित और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। कहा जाता है कि लोग उनकी सैर के समय अपनी घड़ियां मिला लिया करते थे, क्योंकि वे हर दिन बिल्कुल एक ही समय पर टहलने निकलते थे। कांट से पहले दो बड़े विचारधारा थी। पहली तर्कवादी जैसे डेकार्टे और स्पिनोजा, जो कहते थे कि ज्ञान का मूल स्रोत बुद्धि है। दूसरा अनुभववादी थे जैसे लॉक और ह्यूम, और वे ज्ञान का स्रोत अनुभव को मानते थे। कांट ने कहा कि दोनों ही सही है, लेकिन अधूरे हैं। अनुभव हमें सामग्री देता है और बुद्धि उस सामग्री को व्यवस्थित करती है। कोई भी चीज अपने आप में और कोई चीज जैसी हम देखते हैं। कांट ने महत्वपूर्ण भेद किया। चीजें जैसी हमें दिखाई देती है, यानी वह रूप जो हमारी इंद्रियां और दिमाग मिलकर बनाते हैं, और कोई चीज जो अपने आप में मौजूद है, यानी वह असली हकीकत जो हमारी समझ से परे है। हम कभी भी चीजों को उनकी असलियत में नहीं जान सकते। हम केवल उन्हें वैसा जान सकते हैं जैसा वे हमें दिखाई देती हैं। कांट ने कहा कि हमारा दिमाग खाली स्लेट नहीं है, उसमें कुछ बुनियादी ढांचे पहले से मौजूद होते हैं, जैसे स्थान और समय। ये बाहरी दुनिया से नहीं आते, बल्कि हमारा मन इन रूपों में अनुभव को डालता है। कारण और परिणाम ये भी अनुभव से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का ढांचा है। इसलिए दुनिया को समझना हमारे मन और बाहरी अनुभव का संयुक्त काम है। कांट ने नैतिकता के बारे में भी गहरी बातें कही। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत था कैटेगरिकल इंपेरेटिव, यानी सर्वव्यापक आदेश। ऐसा आचरण करो जिसे तुम चाहो कि वह सबके लिए सार्वभौमिक नियम बने। उदाहरण, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे यह मानना होगा कि झूठ बोलना हर किसी के लिए सही है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो समाज में भरोसा खत्म हो जाएगा। इसलिए झूठ नैतिक रूप से गलत है। सोफी को लगा कि कांट ने दर्शन की दुनिया में पुल बना दिया है। अब उसे समझ आया कि इंसान सिर्फ दुनिया से प्रभावित नहीं होता, बल्कि दुनिया को समझने का तरीका भी उसके अपने दिमाग में पहले से मौजूद है। नैतिकता वाली बात ने भी उसे झकझोर दिया। अगर हम सचमुच ईमानदारी और न्याय चाहते हैं तो हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे हमारे काम पूरी मानवता के लिए नियम बन सकते हैं। अध्याय 20 रोमांटिसिज्म। सोफी दर्शन की यात्रा के पड़ाव में एक नए दौर में पहुंच गई। ये सिर्फ एक दार्शनिक आंदोलन नहीं था, बल्कि कला, साहित्य और संगीत की गहरी धारा भी था, जिसने यूरोप की सोच को बदल दिया। रोमांटिसिज्म आंदोलन 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में उभरा। उस समय यूरोप तर्क और विज्ञान पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा था, लेकिन रोमांटिक विचारों ने यह बताया कि जीवन सिर्फ गणना और नियमों से नहीं चलता। इंसान की भावनाएं, कल्पना और प्रकृति से जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
रोमांटिक फिलोसोफर्स और कलाकारों ने कुछ अहम बातें कही। असली सुंदरता और सच्चाई प्रकृति में है। ज्ञान सिर्फ तर्क से नहीं आता बल्कि दिल और कल्पना से भी आता है। हर इंसान अद्वितीय है और उसके अनुभव की अपनी महत्ता है। कलाकार केवल दुनिया को चित्रित नहीं करता बल्कि नई दुनिया रचता है। रोमांटिसिज्म ने कई क्षेत्रों को छुआ। साहित्य में जर्मनी में गोएथे और शिलर, इंग्लैंड में वुड्सवर्थ और कोलरिज ने भावनाओं और प्रकृति की शक्ति को गाया। फिट्जे और शेलिंग जैसे दार्शनिकों ने आत्मा और प्रकृति को एक जीवित संपूर्ण के रूप में समझा। बीथोवेन जैसे संगीतकारों ने संगीत में गहरी भावनाओं का विस्फोट किया। रोमांटिसिज्म का मतलब ये नहीं था कि तर्क को नकार दिया जाए, बल्कि ये कहना कि जीवन को सिर्फ तर्क से नहीं समझा जा सकता। इंसान को अपनी भावनाओं, सपनों और सौंदर्यबोध की भी जरूरत है। सोफी को ये सब सुनकर राहत मिली। उसे लगा कि दर्शन अब सिर्फ ठंडी गणना और सिद्धांत नहीं रहा, बल्कि इसमें उसकी भावनाओं और सपनों के लिए भी जगह है। जब वह अपने बगीचे में फूलों और आसमान के तारों को देखती तो उसे महसूस होता कि शायद यही वह भाषा है जिससे रोमांटिक दार्शनिक और कवि बात करते थे। अध्याय 21 हीगल। सोफी दर्शन की दुनिया में एक और बड़े विचारक से मिली, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। हीगल ने इतिहास, समाज और विचारों को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। हीगल का मानना था कि वास्तविकता स्थिर नहीं है। हर चीज लगातार बदलती रहती है और विकास करती है। उनके लिए दुनिया एक जीवित प्रक्रिया है जहां हर विचार और हर घटना आगे बढ़ती है और एक नई स्थिति को जन्म देती है। हीगल का सबसे प्रसिद्ध विचार था द्वंद्ववाद, यानी डायलैक्टिक मेथड। उन्होंने कहा कि हर सोच और हर व्यवस्था इस तरह विकसित होती है। पहला, थेसिस, कोई विचार या स्थिति। दूसरा, एंटीथेसिस, उसका विरोध या उसका उल्टा विचार। तीसरा, सिंथेसिस, जो दोनों के संघर्ष से पैदा होता है और नया और ऊंचा विचार बनता है। उदाहरण के लिए, थीसिस यह है कि मनुष्य स्वतंत्र है। एंटीथेसिस यह है कि मनुष्य कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है। और सिंथेसिस, सच्ची स्वतंत्रता वह है जो न्यायपूर्ण नियमों के भीतर हो। हीगल ने कहा कि इतिहास अराजक घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मानव आत्मा का विकास है। हर युग, हर संघर्ष और हर समाज उसी आत्मा को आगे बढ़ाने का काम करता है। यहाँ तक कि युद्ध और संघर्ष भी इतिहास को आगे ले जाते हैं। यानी इतिहास का हर पल मायने रखता है, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा। हीगल के अनुसार व्यक्ति का असली अस्तित्व समाज में ही है। इंसान अकेले कुछ नहीं है। उसकी पहचान स्वतंत्रता और सोच समाज और इतिहास से बनती है। इसलिए समाज और राष्ट्र मानव आत्मा की प्रगति के साधन हैं। सोफी ने सोचा कि अगर हीगल सही है तो हर छोटी बड़ी घटना का कोई न कोई गहरा अर्थ है। उसने अपने जीवन के उतार चढ़ाव पर नजर डाली और उसे लगा कि शायद उसकी अपनी कहानी भी किसी बड़े इतिहास का हिस्सा है। उसे यह भी महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है, वह समाज और समय के साथ जुड़ी हुई है। अध्याय 22 कीरकेगार्ड।
सोफी का दर्शन की दुनिया में एक ऐसे विचारक से परिचय हुआ जिसने व्यक्ति और उसकी आंतरिक सच्चाई पर जोर दिया। सोरेन कीरकेगार्ड। उन्हें अक्सर अस्तित्ववाद का जनक कहा जाता है। कीरकेगार्ड डेनमार्क के कोपेनहेगन में पैदा हुए। उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। उन्होंने प्रेम और समाज दोनों में गहरी पीड़ा झेली, लेकिन इसी दर्द ने उन्हें यह समझने में मदद की कि इंसान की असली लड़ाई उसकी भीतर की सच्चाई से होती है। किरकेगार्ड ने कहा, सच हमेशा व्यक्ति में है, भीड़ में नहीं। उन्होंने माना कि लोग अक्सर समाज या चर्च की भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, लेकिन असली ईमानदारी तब होती है जब इंसान अकेले खड़ा होकर अपनी सच्चाई स्वीकार करे। किरकेगार्ड ने बताया कि इंसान का जीवन 3 स्तरों से होकर गुजरता है। सौंदर्यबोध, एस्थेटिक स्टेज, जब इंसान केवल सुख, आनंद और इच्छाओं का पीछा करता है। एथिकल स्टेज, जब इंसान जिम्मेदारी, कर्तव्य और नैतिकता के आधार पर जीता है। तीसरा है रिलीजियस स्टेज, जब इंसान अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देता है, भले ही ये तर्क से परे क्यों न हो। इस अंतिम स्तर पर इंसान आस्था की छलांग, लीफ ऑफ फेथ लगाता है। किरकेगार्ड का मानना था कि ईश्वर को तर्क से साबित नहीं किया जा सकता। विश्वास तर्क का नहीं बल्कि दिल का विषय है। असली आस्था वह है जहां इंसान जोखिम उठाता है और अपने पूरे अस्तित्व से ईश्वर पर भरोसा करता है। सोफी को यह सुनकर लगा कि किरकेगार्ड सीधे उसके दिल से बात कर रहे हैं। उसने सोचा कि वह अक्सर दूसरों की नजर से खुद को देखती है, लेकिन असली चुनौती है अपने अंदर जानकर यह पूछना कि मैं कौन हूं। उसे यह भी महसूस हुआ कि शायद सच्चा जीवन वही है जिसमें इंसान अपनी व्यक्तिगत सच्चाई और ईमानदारी को जी सके, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अध्याय 23, कार्ल मार्क्स। सोफी अब ऐसे दार्शनिक से मिलने जा रही थी जिसने न सिर्फ सोचने का तरीका बदला बल्कि पूरे समाज और राजनीति की दिशा को बदल दिया। मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए और बाद में पेरिस व लंदन में रहे। वे केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी विचारक भी थे। उन्होंने गरीबी, शोषण और असमानता को देखा और समझा कि दर्शन केवल सोचने के लिए नहीं बल्कि समाज को बदलने के लिए होना चाहिए। मार्क्स पर हीगल का असर था। हीगल ने कहा था कि इतिहास विचारों के द्वंद्व से आगे बढ़ता है, लेकिन मार्क्स ने कहा इतिहास विचारों से नहीं बल्कि भौतिक परिस्थितियों से बदलता है। मतलब इंसान के जीने का तरीका, अर्थव्यवस्था, काम, उत्पादन ही उसकी सोच और समाज को आकार देता है। मार्क्स का सबसे मशहूर विचार था वर्ग संघर्ष। उन्होंने कहा इतिहास हमेशा वर्ग संघर्ष की कहानी है। पुराने जमाने में यह मालिक और गुलाम का संघर्ष था, मध्य युग में जमींदार और किसान का, और आधुनिक युग में पूंजीपति और मजदूर का संघर्ष है। हर समाज में शक्तिशाली लोग दूसरों का शोषण करते हैं और इतिहास आगे बढ़ता है जब दबे कुचले लोग उठकर लड़ पड़ते हैं। मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना की। उनका कहना था पूंजीपति मजदूरों से काम कराकर लाभ कमाते हैं। मजदूरों को केवल मजदूरी मिलती है, लेकिन उनके काम की असली कीमत पूंजीपति रख लेते हैं। धीरे धीरे ये असमानता इतनी बढ़ जाएगी कि मजदूर विद्रोह करेंगे और एक नए समाज, कम्युनिस्ट सोसाइटी की नींव रखेंगे। मार्क्स ने एक प्रसिद्ध वाक्य कहा,
दार्शनिकों ने दुनिया को अलग अलग तरीकों से समझाया है, लेकिन असली बात है इस दुनिया को बदलना। सोफी को यह सुनकर झटका लगा कि दर्शन अब केवल सोचने का खेल नहीं रहा, बल्कि एक हथियार बन गया है। उसने अपने चारों ओर के समाज को देखा, अमीर और गरीब के बीच का फर्क और मेहनत करने वालों की मुश्किलें। उसे लगा कि शायद मार्क्स की बातें आज भी सच लगती हैं। सोफी को यह भी समझ आया कि न्याय और समानता सिर्फ अच्छे विचारों से नहीं आएंगे, बल्कि उन्हें पाने के लिए संघर्ष करना होगा। अध्याय 24। डार्विन। सोफी को अब एक ऐसे विचारक से परिचय मिला जिसने इंसान और जीवन के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। चार्ल्स डार्विन। डार्विन इंग्लैंड में पैदा हुए और उन्होंने प्रकृति, जानवरों और पौधों का गहरा अध्ययन किया। 1831 में वह जहाज HMS बीगल पर 5 साल की यात्रा पर निकले। इस दौरान उन्होंने तरह तरह के जीव जंतुओं और द्वीपों की परिस्थितियों को देखा। इन्हीं अनुभवों से उन्होंने जीवन की उत्पत्ति और विकास पर नया दृष्टिकोण दिया। डार्विन ने अपनी महान पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बताया कि सभी जीव जंतु एक दूसरे से संबंधित है। समय के साथ उनमें छोटे छोटे बदलाव होते हैं। जो जीव अपने वातावरण के हिसाब से सबसे उपयुक्त होते हैं वही जिंदा रहते हैं और अपनी संतान में वे गुण आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रक्रिया को उन्होंने कहा प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब है जीवन लगातार बदलता है और विकसित होता रहता है। डार्विन ने यह साहसी विचार रखा कि इंसान भी अन्य जीवों की तरह प्राकृतिक विकास का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि मनुष्य और बंदरों का एक सामान्य पूर्वज रहा है। उस समय यह विचार चर्च और परंपरागत धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने इसे स्वीकार किया। डार्विन के सिद्धांत ने पूरी सोच को बदल दिया। अब इंसान को प्रकृति से अलग या ऊपर मानना मुश्किल हो गया। हम भी उसी जीव जगत का हिस्सा हैं। जीवन कोई स्थिर चीज नहीं बल्कि सतत परिवर्तन और संघर्ष का परिणाम है। सोफी को यह जानकर अजीब सा रोमांच हुआ कि उसका भी एक बहुत लंबा पारिवारिक इतिहास है, करोड़ों साल पुराना। उसे लगा कि हर पौधा, हर जानवर और हर इंसान एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा है। अब जब वह जंगल या बगीचे में घूमती तो उसे लगता कि पूरी धरती एक विशाल जीवित कहानी है जिसका हिस्सा वह भी है। अध्याय 25। फ्रायड। सोफी अब एक ऐसे विचारक से मिलती है जिसने इंसानी मन के गहरे रहस्यों को उजागर किया। सिगमंड फ्राइड। फ्राइड ऑस्ट्रिया के वियना शहर में डॉक्टर थे। शुरू में वे तंत्रिका रोग के मरीजों का इलाज करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पाया कि इंसानी समस्याएं केवल शरीर की बीमारी नहीं होती, बल्कि उनमें मन में छिपी हुई परतें भी काम करती हैं। उन्होंने इसी खोज से एक नई विधा की शुरुआत की, मनोविश्लेषणवाद। फ्रायड ने मन को 3 हिस्सों में बांटा। पहला चेतन, वह हिस्सा जो हमें अभी पता है और हम सोच सकते हैं। दूसरा अवचेतन या सबकॉन्शियस, जिसमें यादें और अनुभव जो सीधे हमारे ध्यान में नहीं रहते पर असर डालते हैं। और तीसरा अनकॉन्शियस, अचेतन, जिसमें गहरे दबे हुए विचार, इच्छाएं और भावनाएं जिन्हें हम जानबूझकर छिपा देते हैं। फ्रायड का मानना था कि हमारे बहुत से फैसले और भावनाएं इन्हीं अचेतन शक्तियों से प्रभावित होती हैं।
फ्रायड ने कहा कि सपने अचेतन मन की खिड़कियां हैं। जो इच्छाएं और डर हम दिन में दबा देते हैं, वे सपनों में किसी प्रतीक के रूप में सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई डर या चाहत हमें सताती है तो वह सपने में किसी और रूप में दिख सकती है। इस तरह सपनों को समझना इंसान के असली मन को समझने की कुंजी है। फ्रायड ने मन को 3 ताकतों के बीच संघर्ष बताया: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड में इच्छाएं और वासनाएं शामिल होती हैं। मैं अभी चाहता हूं। ईगो, जिसमें अहम या व्यवहारिक बुद्धि सम्मिलित है, जो बताता है रुको, सचमुच क्या करना ठीक रहेगा। और फिर आता है सुपर ईगो, जो इड और ईगो के मध्य संतुलन स्थापित करता है। सुपर ईगो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और इंसान का जीवन इन्हीं तीनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। फ्रायड के विचारों ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। साहित्य, कला, राजनीति, सब जगह उनके विचारों का असर पड़ा। उन्होंने दिखाया कि इंसान केवल तर्कशील प्राणी नहीं है, बल्कि गहरी इच्छाओं और डर से भी संचालित होता है। सोफी अब अपने ही मन की परतें देखने लगी। कभी उसे लगता कि उसके अंदर कोई छिपा हुआ डर है जो उसे बिना जाने प्रभावित करता है। कभी उसे याद आता कि उसके सपनों में भी कुछ बातें संकेत देती है, जिन्हें वह दिन में नजरअंदाज कर देती है। उसे लगा कि इंसान का असली रहस्य बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपा है। अध्याय 26, हमारा अपना समय, यानी मॉडर्न एज। सोफी दर्शन की यात्रा में अब अपने करीब आ गई थी। आधुनिक काल, जिसे हम हमारा अपना समय कह सकते हैं, यह दौर 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक फैला हुआ है। यहाँ दर्शन शास्त्र अब केवल पुस्तकों या चर्चों में नहीं रहा, बल्कि राजनीति, समाज, विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ गया। अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। 20वीं सदी में जीन पॉल सार्त्र और सिमोन द बोर जैसे विचारकों ने कहा कि इंसान पहले पैदा होता है, फिर अपने चुनावों और कर्मों से खुद को बनाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास हमेशा चुनाव की स्वतंत्रता है और उसी से हमारी पहचान तय होती है। लेकिन यह आजादी हमें जिम्मेदारी भी देती है। सोफी को यह विचार गहरा लगा कि इंसान का जीवन पहले से लिखा हुआ नहीं है, बल्कि हम हर पल उसे लिख रहे हैं। दूसरा, हर्मेन्यूटिक्स, अर्थ की खोज। कुछ दार्शनिकों ने कहा कि इंसान हमेशा मीनिंग की तलाश करता है। हम अपने अनुभवों, इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में चीजों को समझते हैं। इसलिए किसी भी चीज का मतलब हर इंसान के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। 20वीं सदी के बहुत से दार्शनिकों ने कहा कि भाषा ही हमारी सोच का आधार है। हम जिस भाषा में जीते हैं, उसी के शब्द और ढांचे हमारी समझ को आकार देते हैं। इसी वजह से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिसकंस्ट्रक्शन जैसे नए विचार पैदा हुए। दर्शन अब विज्ञान, तकनीक और राजनीति से अलग नहीं रहा। परमाणु बम, कंप्यूटर, अंतरिक्ष यात्रा, इन सब ने इंसान को नए सवालों के सामने खड़ा कर दिया। क्या विज्ञान केवल भलाई के लिए है? क्या इंसान अपने ही खोजों का गुलाम बन जाएगा? सिमोन द बोवार और अन्य विचारकों ने महिलाओं की स्वतंत्रता और बराबरी पर जोर दिया। उनका कहना था कि समाज ने औरत को दूसरा
मानकर दबाया है। असली आजादी तभी है जब महिला अपने चुनाव खुद करे और बराबर के अवसर पाए। आधुनिक दर्शन ने यह भी सवाल उठाया, अगर इंसान केवल विकास और मुनाफे के पीछे भागेगा तो धरती का क्या होगा? क्या प्रकृति का विनाश हमें खुद खत्म कर देगा? इसने हमें चेतावनी दी कि इंसान को अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति से सामंजस्य बनाना होगा। सोफी अब तक की अपनी यात्रा को देख रही थी। प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों से लेकर आधुनिक चिंतकों तक उसे लगा कि हर युग ने इंसान को थोड़ा थोड़ा समझाया, लेकिन पूरी सच्चाई शायद अभी भी खुलना बाकी है। वह सोच रही थी, क्या मैं खुद अपने समय की सच्चाई को खोज सकती हूँ? क्या दर्शन का मतलब यही है, हर पीढ़ी अपने सवाल पूछे और अपने जवाब बनाए? अध्याय 27, बिग बैंग। सोफी अब दर्शन से सीधे विज्ञान की गहरी खोज की ओर बढ़ रही थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इस अध्याय का नाम है बिग बैंग। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 15 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में सिमटा हुआ था। अचानक एक भीषण विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट से समय, अंतरिक्ष और पदार्थ सबका जन्म हुआ। यानी ब्रह्मांड की कोई पहले की स्थिति नहीं थी। बिग बैंग से ही सबकी शुरुआत हुई। विस्फोट के बाद पदार्थ चारों ओर फैलने लगा। धीरे धीरे इसमें से तारों, ग्रहों और गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है और इसी वजह से आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अरबों साल पहले सूरज और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह बने। उनमें से एक ग्रह था धरती, जहां जीवन का जन्म हुआ। यहां से इंसान की लंबी यात्रा शुरू होती है, आदिम जीवों से लेकर आधुनिक सभ्यता तक। सोफी ने सोचा कि प्राचीन ग्रीक दार्शनिक भी यही जानना चाहते थे, सब कुछ किससे बना है। फर्क बस इतना है कि उनके पास प्रयोग और विज्ञान नहीं था, जबकि आज हमारे पास खगोल शास्त्र और भौतिकी की ताकत है। फिर भी सवाल वही है, हम कहां से आए हैं, हम क्यों हैं? सोफी के लिए यह अद्भुत था कि दर्शन और विज्ञान दोनों एक ही यात्रा के हिस्से हैं। दर्शन सवाल उठाता है और विज्ञान उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करता है। लेकिन सोफी समझ गई कि चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, अंतिम क्यों का सवाल अब भी दर्शन के पास ही रहता है। अध्याय 28, मनुष्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सोफी अब दर्शन की उस मंजिल पर थी जहां सवाल केवल हम कहां से आए का नहीं था, बल्कि मनुष्य वास्तव में क्या है इसका भी था। यह अध्याय डार्विन की खोजों के आगे बढ़ने का परिणाम था, इंसान को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश। डार्विन ने दिखाया कि इंसान भी जीवन की उसी लंबी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें हर जीव जंतु और पौधा शामिल है। अब सवाल उठने लगा, क्या इंसान के विचार, उसकी नैतिकता और उसका समाज भी प्राकृतिक विकास का ही परिणाम है? क्या हमारी बुद्धि और चेतना केवल जीव वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं? यानी इंसान को अब ईश्वर की विशेष रचना नहीं, बल्कि प्रकृति का बना हुआ जीव माना जाने लगा। जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र ने इंसान को नए तरीके से समझना शुरू किया। यह विचार आया कि हमारे व्यवहार, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी विकास कर्म यानी इवोल्यूशन से समझी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए सहयोग,
परिवार और समाज बनाने की प्रवृत्ति भी इंसान के जीवित रहने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। सोफी ने देखा कि इस वैज्ञानिक नजरिए ने दर्शन को चुनौती दी। अब इंसान केवल तर्कशील आत्मा नहीं रहा, बल्कि एक जीव वैज्ञानिक प्राणी है। सवाल ये था, अगर सब कुछ विकास का परिणाम है तो क्या हमारे पास सचमुच स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल है, या फिर हमारी सोच भी केवल प्रकृति की योजनाओं का हिस्सा है? कुछ लोग डरते थे कि इस दृष्टिकोण से इंसान की गरिमा कम हो जाएगी, लेकिन अन्य विचारकों का मानना था कि यह दृष्टि इंसान को और भी गहरा बनाती है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरे जीवन जगत से जुड़े हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल अपने लिए बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचें। सोफी चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी। उसे लगा कि वह सचमुच एक छोटे से ग्रह पर रहने वाली एक प्रजाति का हिस्सा है, लेकिन यही विचार उसे और बड़ा बना रहा था, क्योंकि अब वह जानती थी कि दर्शन केवल मनुष्य के अहंकार की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड और जीवन की यात्रा को समझने का प्रयास है। अध्याय 29, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। सोफी अब दर्शन की यात्रा में पहुंच गई थी, 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली आंदोलन पर, अस्तित्ववाद। यह दर्शन कोई किताबों में बंधा हुआ सिद्धांत नहीं था, बल्कि सीधे सीधे इंसान के जीवन, उसकी स्वतंत्रता और उसकी चिंता से जुड़ा हुआ था। जीन पॉल सार्त्र ने कहा, मनुष्य का अस्तित्व उसके सार्थ से पहले आता है। मतलब इंसान पहले पैदा होता है और फिर अपने चुनावों और कर्मों से यह तय करता है कि वह कौन है। हमारे जीवन का कोई पहले से लिखा हुआ अर्थ नहीं है, हम ही उसे बनाते हैं। अस्तित्ववाद का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इंसान स्वतंत्र है, लेकिन यह स्वतंत्रता कोई हल्की चीज नहीं है, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी है। हम जो भी चुनाव करते हैं उससे हम केवल खुद को नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उदाहरण गढ़ते हैं। सार्थर कहते थे, जब मैं चुनाव करता हूं तो मैं ये भी दिखाता हूं कि इंसान को कैसा होना चाहिए। इतनी स्वतंत्रता इंसान को डर और चिंता भी देती है। यह डर कि कहीं हम गलत न चुन ले, और यह एहसास कि ब्रह्मांड में कोई तयशुदा अर्थ नहीं है। अल्बर्ट कैमस यानी अल्बेर कामू, उन्होंने कहा कि जीवन बेतुका यानी एब्सर्ड है, क्योंकि हम अर्थ खोजते हैं लेकिन ब्रह्मांड चुप रहता है। लेकिन इसका मतलब निराशा नहीं, बल्कि जीवन को गले लगाने का साहस है। सिमोन द बोवार ने अस्तित्ववाद को नारीवाद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि औरत को समाज ने अन्य बना दिया है। असली आजादी तब होगी जब औरत अपने चुनाव खुद करेगी और बिना किसी थोपे गए ढांचे के। सोफी चुपचाप अपने जीवन को सोचने लगी। अगर वास्तव में कोई पहले से लिखा हुआ अर्थ नहीं है तो उसे अपने जीवन का अर्थ खुद बनाना होगा। यह डरावना भी था, लेकिन रोमांचक भी। उसने सोचा, मैं कौन हूं ये मुझे ही तय करना है। इस प्रकार सोफी की यात्रा अब पूरी हो चुकी है। उसने प्राचीन यूनान से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर युग के विचारकों की आवाज सुनी है। उसने जाना है कि जीवन केवल जीने की चीज नहीं, बल्कि समझने और प्रश्न करने की प्रक्रिया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सोफी और अल्बर्टो खुद भी एक कहानी का हिस्सा थे। वे एक लेखक की कल्पना में जन्मे पात्र थे, और जब उन्होंने यह सच जाना तो उन्हें महसूस हुआ कि हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। सोफी ने सीखा कि दर्शन का मतलब तैयार जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछना है। मैं कौन हूँ? दुनिया का क्या अर्थ है? ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं
जितने हजारों साल पहले थे। शायद इसी में जीवन का असली जादू है कि हम जानते नहीं कि हम कहाँ से आए या कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। सोफी अब उस जादुई बगीचे में खड़ी है जहाँ उसके सवाल हवा में गूंजते हैं और जैसे किसी अदृश्य ब्रह्मांड से आवाज आती हो, खोजते रहो क्योंकि सोचने वाला ही असल में जीवित है।